सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य जो है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो फुटपाथ के कलाकार यह व्यंग्य जो है शरद जोशी ने लिखा हुआ है कि यानी जेब कतरे जो होते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो यह सब कुछ बहुत आसानी से और सदे हुए हाथों से हुआ। वह एक बस से जा रहे थे और उस बस में उसकी जो जेब है किस तरह कटी है इसके बारे में चर्चा चल रही है। मुझे तो पता ही नहीं लगा। बस स्टॉप पर भीड़ थी, अक्सर रहती है। बस स्टॉप पर तो हम भीड़ देखते ही रहते हैं, होती ही रहती है। जब भी मैं बैठता हूँ तब जरूरत रहती है सिटी बस कब बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए। कहा ही नहीं जा सकता। उसे हासिल करने के लिए खुद कुछ पहल करनी पड़ती है। यानी जब गाड़ी भर जाती है तो निकल जाती है, इसी कारण हम उस बस में जल्दी चढ़ जाए। इसीलिए वे कहते हैं कि कुछ पहल करनी पड़ती है, यानी कुछ कार्य करके हमें अंदर जाना पड़ता है। भीड़ को धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुंच गए और चढ़ गए। किसी के पेट में कोहनी मारकर भी अगर इस काम को अंजाम देना पड़े तो कर लेता हूँ। यानी आगे जाना है तो किसी के पेट में कोहनी मारकर भी क्यों आगे जाना पड़े तो जाना ही पड़ता है। समय पर दफ्तर जाना पड़ता है। क्षण और क्षण का भरपूर लाभ लिया जाना चाहिए। मैं उसी तरीके से बस के दरवाजे तक चढ़ता था। एक तार था और शायद बिजली घर की रसीद। सब पैंट की दाहिनी जेब में रखे थे। बाई जेब में रुमाल था, वह बेमतलब था। जिस कलाकार ने जेब पर हाथ मारा उसे दाहिने बाएं का यह गहरा अंतर मालूम था। उसने दाही जेब में सारे रुपए और कागज निकाल लिए। यह कब हुआ मैं नहीं कह सकता। यानी दोनों जेब है, उसमें उन्होंने एक जेब में कई पैसे और कई कागज रखे थे और एक जेब में रुमाल रखा हुआ था। वो किस काम का नहीं, लेकिन वे जानते ही नहीं। यानी जिस जेब में पैसे और कागज थे उसे जेब कतरे ने कब हाथ साफ कर दिया था उसे पता ही नहीं चला। उसी बीच जब मैं भीड़ को धक्का देता बस के दरवाजे के तरफ बढ़ रहा था, जब मैं उस क्षण का भरपूर आनंद ले रहा था, उसी समय वह कलाकार भी क्षण का भरपूर आनंद लेने में लगा था। उसने मेरी जेब साफ की और मुझे पता भी नहीं लगा। कंडक्टर ने जब टिकट मांगा, मैंने अपनी बुशर्ट की जेब से टिकट के लिए रोजगारी निकाल कर दे दी। मेरी जेब कट गई है इसका पता मुझे घर आने पर लगा। तब तक फुटपाथ के उस कलाकार की खोज कठिन थी। जल्द भी पता लग जाता तो मैं क्या कर सकता। तो यानी उन्होंने छुट्टे पैसे यानी ऊपर की जेब में रखे थे, क्योंकि बस में बैठने के लिए जगह नहीं होती तो जेब से पैसे यानी पैंट की जेब से पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण बस के लिए जितने पैसे हैं वैसे उतने निकाल कर उन्होंने ऊपर के हिस्से में रखे थे और उससे उन्होंने टिकट निकाल दिया। लेकिन उनकी जेब कट गई है। उन्हें जब वे घर वापस आते हैं तब पता चलता है। वे कहते हैं अगर जल्दी भी पता चलता तो मैं क्या कर सकता। अब वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा। उस दिन पीड़ित क्षणों में भी मैं मन ही मन जेब कतरे को दाद देता रहा, उसकी वाहवाह करता रहा। उसकी वास्तविकता उन्होंने जो एक कला से मेरी जेब को काट लिया है उसी को वे मन ही मन उसका आनंद ले रहे थे। क्या कहने मान गए। हर आदमी अपनी जेब को बड़ी सुरक्षित जगह मानता है। जो कोई है हम जेब में रखते हैं सुरक्षित जगह, क्योंकि उससे हमें संवेदना प्राप्त होती है। कोई हमारे जेब में हाथ डाल देता है तो हमें पता चलता है कि कोई हमारे जेब को यानी
नुकसान पहुंचाने वाला है, स्पर्श उससे होता है, लेकिन वह क्या है, यानी हर एक मानता है लेकिन उसकी वह गलत फहमी होती है। मनी बैग में रुपया रख समझता है जैसे बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा है। यद्यपि जब क्या है, वस्त्र पे लिपटी हुई थैलियां है, मगर इन जेबों में रुपया सुरक्षित भी है। सुरक्षित तब तक रहता है जब तक जेब कतरे से बचा रहता है। वो कहते हैं कि वह यानी क्या है, वह कपड़े की एक थैली है, लेकिन थैली में पैसे सुरक्षित है वे कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कब तक सुरक्षित है, जब तक उस पर दृष्टि यानी जेब कतरे की दृष्टि नहीं जाती तब तक वह यानी सुरक्षित है। जेबों में रुपया बहुत है, बहुत कम है। जेबों में रुपया सिर्फ इसी कारण सुरक्षित रहता है, इस कारण नहीं कि आप उसे सुरक्षित रखें। आप क्या रखेंगे खाक, जब वह सिद्ध पुरुष आएगा यह सारी किल्लेदारी बेकार जाएगी। सिद्ध पुरुष से कहा है जेब कतरे को, देखो कितनी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे हैं उन्हें वे, कि यानी सिद्धि पुरुष कह रहे हैं। जिस प्रकार उस नटखट माखन चोर से मटकी छुपा कर रखना कठिन था, उसी तरह जेब कट से अपनी जेब बचाना कठिन है। यानी जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण उन्होंने दिया है, यानी श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे, उस नगर की स्त्रियां जो है माखन चुरा कर रखते थे, लेकिन यह जो है वह कृष्ण चुरा कर रखे हुए माखन पर भी हाथ साफ कर देते थे। उसी तरह कब तक रखेंगे, तो इन्हें जब तक उस जेब कतरे से या नटखट गोविंदा से बचाकर रखना कठिन है। गोविंदा आला रे आला, मटकी संभाल ब्रजवाला, इसमें कम से कम ब्रजबाला को गोविंदा के आने की अग्रिम सूचना मिल गई है, एडवांस वार्निंग है। मगर जब जन समुदाय के भीड़ से निकलकर वह जब कतरा आएगा कोई वार्निंग नहीं देगा। तो कहते हैं कि यानी लोग गाते हैं कि आला रे आला, गोविंदा आला, ब्रजनंदन आला, मटकी संभाल मजदा संभाल, ये ब्रजबाला, ऐसे गाते गाते आते, ये एडवांस वार्निंग वे कहते हैं। लेकिन यह जो जेब कतरे है वो एडवांस वार्निंग देकर नहीं आते हैं, वे छुप कर आते हैं। कैसे आते हैं कैसे जाते हैं पता ही नहीं है। जैसे आजकल जैसे कोरोना जो है वो कैसा आता है, आज तक यानी 1.25 साल हो गया, लेकिन क्या है उसका कोई पता नहीं है। कोई मुख ढकता है, कोई हाथ धोता है, तो यानी ये कैसी स्थिति आ चुकी है हमारी। हर बार बाहर चले जाते हैं मुख पर मास्क लगाना जरूरी है, बाहर से आते हैं तो हाथ धोना पड़ता है। अब ऐसा लगने लगा है कि जब यानी कई दिन के बाद हमें लगेगा घर में भी मास्क लगाकर बैठना पड़ेगा। तो यह कोई बताकर आने वाला यह कोरोना नहीं है, कहाँ से भी आता है। यह मेहमान जो है कहीं से भी आ जाता है, उसकी कोई अग्रिम सूचना नहीं मिलती, उसकी कोई एडवांस वार्निंग नहीं मिलती है। वह जेब कतरा जो है जन समुदाय की भीड़ से निकलकर आ जाता है, वह कोई वार्निंग नहीं दे देता है और जेब कट जाती है। 2 कमल लंबी उंगलियां जेब में हैलो से प्रवेश करेंगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपके जेब का किसी का हाथ है। यानी हमारे पाँव इतने संवेदनशील है, किसका हाथ भी लग जाता है तो पता चलता है, लेकिन ये जेब कतरा देखो कैसे, यानी उसका पता भी नहीं चलता हमारी जेब कटी जा रही है। वे यानी उनकी जो उंगलियां जो है उसे ने लेखक ने कहा है कमल लंबी उंगलियां, कमल की तरह, कमल नाजुक होते, कमल की पंखुड़ियां बहुत ही नाजुक होती है, तो उसी तरह उन्होंने कमल की उपमा दी है। और उनकी जेबली उंगलियां जब कभी हमारी जेब तक प्रवेश करती है पता ही नहीं लगता है और हमारी जेब खाली हो जाती है।
जैसे फूल पर तितली बैठी हो और उसकी जेब साफ हो जाएगी, जैसे पुष्प पर तितलियां बैठती है। वो कितनी तितलियों का वजन तो देखो कितना होता है। वह यानी कागज से भी बहुत पतला उनका शरीर होता है, फिर भी वह तितलियां पुष्प पर जो मधु है उसी को चस लेती है। तो इतनी पतली पंखुड़ियां जो है, उसी तरह जेब कतरे की जो उंगलियां है वह यानी उसी तरह तितलियों जैसी उनकी यह उंगलियां है, और वो क्या कर देती है, हमारे जेब को साफ कर देती है। जिसे आप गाढ़ी कमाई कहते हैं, वो पतली होकर अपरिचित दिशा में बह जाती है। पैसा जो है हम इकट्ठा कर देते हैं, और गाड़ी उसे लेखक ने कहा है कि गाड़ी संपत्ति उसे कहा है, लेकिन वह गाड़ी नहीं है, तो वह पतली है। वो बहकर उस जेब कतरे वाले तक पहुंच जाती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जेब में पड़ा 1.5 मनी सर्कुलेशन हो जाता है। यानी अर्थ मंत्री कहते हैं यह जेब में पड़े हुए पैसे है वह बेकाम है, इसी कारण उसका सर्कुलेशन हो जाता है। जिसको जरूरत है उस जरूरत वाले लोगों के पास वो पैसा बच जाता है या पहुंच जाता है। तो ऐसे ये जो व्यंग्य के माध्यम से एक दूसरों के सहायता करना या उससे आनंद दे देना, ये एक विशेषता होती रहती है। तो कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि यानी बेकाम पड़ा हुआ पैसा है उसके काम आ गया है। रुपये की राम कहानी में एक जोरदार मोड़, एक सनसनीखेज अध्याय कि किस तरह मैं जेब कतरी की कृपा से उस अंधकूप से निकला और खुली हवा में पहुंच गया। यानी वे कहते हैं कि यानी कैसे जेब कतरे ने मुझे ठगा दिया है, और उसे यानी कैसे वो कौन सा कुआं, अंध कुआं उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता था कि मुझे कौन धोखा देने वाला है, मेरी जेब काटने वाला कौन है, तो कौन भी नहीं है, ऐसा उन्हें लगा था। लेकिन यह उनकी जो गलत फहमी है वो साफ साफ बेकाम हो गई है, बेकाम की हो गई है। तो वो कहते हैं मैं खुली हवा में पहुंच गया हूँ। कविताओं में अपने अक्सर पढ़ा होगा कि कौन था वो, यानी कविता में वो देखते हैं, कविता यानी यह गद्य और पद्य में उसका विभाजन करते हैं। तो कविता अनेक संक्षिप्त होते, फिर भी उसमें सार होते। यह गद्य है, तो वह कहते हैं कविताओं में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि वह कौन था जो हौले हौले पैर रखता आया और जिसने मेरे शरीर को छूकर उसे रोमांच से भर दिया। यानी महकती हुई हवा जो है वह यानी जैसे मलयगिरी पर्वत से निकलने वाली हवा जो होती है वह बहुत ही खुशबूदार होती है। तो उसी तरह ये जेब कतरे जो है उसका कोई सुगंध नहीं है, फिर भी वे हौले हौले धीरे धीरे आ जाते हैं और हमारी जेब साफ कर देते हैं। वह आया और मेरे भार को हल्का कर गया। वह कौन था जिसे मैं आंख भरकर देख भी नहीं सका, यानी जिसको उन्होंने साफ कर दिया, जिसे आनंदित कर दिया, उसको उन्होंने देखा तक नहीं, वे कहते हैं, मगर जिसकी स्मृति आज तक मेरे तन में समाई हुई है, जिसकी स्मृति मेरे तन और मन में सिहरन ला देती है, वह कौन था? वह जेब कतरा था। उसको यहाँ तक उन्हें भेजा है, वो कौन था? वो जेब कतरा था। कविता पढ़कर भ्रम होता है कि शायद तात्पर्य प्रेमी, प्रिया या साजन से है। जी नहीं, ये खुसरो की पहली वाला मामला है। ए सकी साजन ना सकी जेब कट, आज खुसरो होता तो पहेलिया जरूर बनाता। धीरे धीरे वह आता है, तन को छूकर मेरा धन ले जाता है। बताओ सकी वह श्याम वर्ण कौन है?
सखी कहती तेरा तात्पर्य पिया से है, नहीं सखी मेरा मतलब जेबकट से है। तो यानी उसे काव्य में पिरोने का काम उन्होंने कहा है कि यानी जो खुसरो की पहेलियां जो है बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यहाँ यानी इस व्यंग्य में भी उन्होंने एक पहेली बनाने का प्रयत्न कर दिया है। तो इस तरह छात्रों आज हम यही ठहरेंगे, अगले लेक्चर में बचा हुआ हिस्सा देख लेंगे। धन्यवाद।